क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक कब कहाँ और कैसे। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये चैप्टर तो या ये पढ़ाई हमारे किस काम की, तो हमें इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर होता है और जब मरीज को देखता है तो थोड़ा उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहता, तभी उसका ठीक से इलाज कर सकता। हमें भी अपने जीवन में अगर सफल होना है तो हमें इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जो गलतियां लोगों ने पहले की वो हम ना करें, और जो उन्होंने कुछ नया किया उसे हम ज़रूर करें और सफल हो जाएं। बात चल रही थी कब कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले इंसान कहाँ रहना शुरू किया, तो सीधी सी बात है कि जो हमारी नदियाँ थीं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे मगध जैसे महाजनपद, इसी तरह दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, ब्रह्म और ये आपकी महानदी ब्रह्मपुत्र असम में, तो ये भी जो जहाँ भी लोगों ने रहना शुरू किया सबसे पहले नदियों के किनारे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा, तो ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी, मैप में हम लोगों ने देखा था। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मैप को हम अगर देखें तो सबसे पहले सभ्यता जो हड़प्पा संस्कृति यहीं पे विकसित हुई थी, उसके बाद ये सब छूट गया था, बताया था। उसके बाद गंगा नदी के दक्षिण में मगध, ये जो अशोक, चंद्रगुप्त, ये जो सब क्षेत्र है यहीं पर चाणक्य, तो ये सब जो यहीं पर गंगा नदी के किनारे नीचे बसे हुए थे। और कारण रहता है शॉर्ट में हम लोग बात कर लें कि चूँकि यहाँ जंगल थे तो जंगल से लकड़ी मिलती, लकड़ी से नाव और रथ ये सब बनते थे, और जंगलों में हाथी भी पाए जाते जो युद्ध में सहायता करते थे। और गंगा नदी के किनारे का कृषि भूमि उपजाऊ क्षेत्र, तो कृषि भी ठीक ठाक अच्छी कृषि भी हो जाती थी, और लोहा भी यहाँ मिलता था। और ये जो उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर लोहे की और कोयला जो लोहे को पकाने के लिए, तो ये सब सुविधाओं के कारण गंगा नदी के दक्षिण में मगध का विस्तार हुआ। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते हैं। ये माइग्रेशन होता है, जैसे लोग बम्बई चले जाते हैं, पूरा भारत के दिल्ली चले जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से ये तो खूब होता था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे में जाया करते थे, ये भी एक कारण होता था। कुछ लोग नए सभी सोचते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारे पास शिक्षाएं हैं, वो श्रेष्ठ हो, मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ, और इसी कारण कहीं कहीं मतभेद भी हैं। कुछ लोग नए रोचक स्थानों खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है कि नौकरी की तलाश में ज़्यादातर लोग जाते हैं, और यह भी कारण है जो ऊपर बताए गए, शिक्षा के लिए भी, धार्मिक प्रचार के लिए भी, इसलिए भी जाते हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जी, भारतीय उपमहाद्वीप है, और कारण ये है कि इसको पूरी तरह, चलिए शॉर्ट में हम लोग बात कर लें कि हमारा भारत जो है क्यों खास है। देखिए, हमारा भारत सुरक्षित रहा, लेकिन फिर भी यहाँ विदेशी लोग बहुत आते रहे, आकर्षण रहा। देखिए, यहाँ पर ही हिमालय पर्वत, इसने भारत की रक्षा की, पर्वतराज हिमालय। कारण क्या है कि ये जो यहाँ पर ये शीत, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अगर हिमालय ना होता तो ये सारा रेगिस्तान होता, शीत सर्दी का रेगिस्तान होता। दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, गर्मी का, सर्दी का। सर्दी का रेगिस्तान डेजर्ट। और अगर ये हिमालय ना होता तो यहाँ से ये बारिश जाती, यहाँ से टकरा के इधर निकल जाती, तो यहाँ बारिश भी नहीं होती। फिर भी यहाँ से दर्रों से लोग आते रहते। इधर भी जो हमारे ये पहाड़ियाँ थीं, किरथर, सुलेमाना, अब ये पाकिस्तान अलग हो गया, इधर से भी दर्रे थे, यहाँ से भी आते रहते, बोलन दर्रे वगैरह, ये सब इधर उधर दर्रे थे। दक्षिण में तो इधर से अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो हमारा भारत चारों तरफ से सुरक्षित था, अब भी है। तो बात करेंगे कभी कभी प्राकृतिक आपदा होता है, ये कभी कभी सेनाएं एक दूसरे के, तो ये भी पढ़ लिया। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो ये भी वही कारण है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए, ये लोग जो इधर से उधर जाते रहते, हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, इससे हम लोग समृद्ध हुए सांस्कृतिक रूप से, वास्तुकला के रूप में, हर तरह से, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अगर हम यही सोचते कि हम अगर एक ही धर्म के लोग होते तो युद्ध, तो लड़ाइयाँ तो पहले भी होती रही हैं, तो मिलने से हम लोग बहुत कुछ सीखा। देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने
के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 35 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि भारत पहले सिर्फ कुछ क्षेत्र के लिए होता था, फिर पूरे देश के लिए होने लगा। फिर मैप पर हम लोग पूछते हैं, ये हमारा मैप है। तो देखिए ईरान और इधर से लोग आते रहते थे हमारे भारत में आए, और सिंधु नदी के इधर का क्षेत्र, देखिए जो हिंद शब्द है वो सा उनके यहाँ था नहीं, सा को वो हा बोलते थे, इसलिए बोल दिया इसको हिंद। अदरवाइज हम लोग हिंद नहीं कहते थे, हम लोग आर्यावर्त था। भारत जो है एक छोटे से क्षेत्र के लिए कहा जाता, बाद में पूरे देश के लिए कहा जाने लगा। चलिए फिर इससे नीचे आते हैं। तो क्या था कि हाँ, देशों के नाम, तो इस तरह हमारा इंडस इंडिया पड़ा। और अतीत के बारे में कैसे जाने, अब देखिए ये सब हमें जानना क्यों जरूरी है, अगर जाने नहीं तो फिर हम जानेंगे क्या। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, तो उसको जानने के कुछ तरीके होते हैं, उस तरह हम अपने भारत के अतीत को जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अब लेकिन बहुत पहले पुस्तकें नहीं होती, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होनी, कार्ड ने पांडुलिपि का मैन्युस्क्रिप्ट, इन्हें बोलते थे पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट, शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक, ये जीके का प्रश्न है, पेड़ की छाल से विशेष भोजपत्र जिसे कहते थे तैयार लिखा जाता था, भोजपत्र। ये देखिए इस पर लिखा जाता था, ये बहुत प्राचीन और इस तरीके से लिखा गया। पढ़ने की कोशिश करिए, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दी, फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। पहले शिक्षा धर्म यानी मंदिरों से ही और मस्जिदों से ही शिक्षा दी जाती थी। ये जो हमारी स्कूली शिक्षा है ये अंग्रेजों की देन है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान, इसीलिए शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। तो चलिए आज का पाठ यहीं तक रखेंगे और आज हम जान लें थोड़ा मैप की ओर फिर जाएंगे। देखिए हमारे देश में जो हमारा ये भारत है इसको देख लेते हैं। तो हमारे भारत में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है इंडो यूरोपियन क्षेत्र भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया और बर्मन का क्षेत्र है। यहाँ पर इससे मिलते जुलते जो है तिब्बतो बर्मन सो, और ये जो है ये तमिल का क्षेत्र है, ये सिर्फ पूरा क्षेत्र। तो हमारा भारत कई क्षेत्रों में बटा है, फिर भी मिलकर हम बनाते हैं भारत। तो ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियोज आप देखेंगे, सभी किताबें पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ के अगले भाग पर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।